नमस्कार दोस्तों। देखिए, हाई स्कूल के अब हम लोग पहला मॉडल पेपर सोल्व कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे मॉडल पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, उनको सोल्व करेंगे हम। ठीक है। अगर आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो उस मॉडल पेपर्स के तीनों पार्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। ओके, चलिए हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग उनको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। इसमें ये है आपका, किसी भी पूर्णांक m के लिए, m कोई भी पूर्णांक दे रखा है इसने, इंटीजर, आपको ये बताना है कि जो धनात्मक विषम संख्या, विषम पूर्णांक का रूप होगा वो कैसा होगा। इस पे ध्यान रखो आप लोग। विषम पूर्णांक, विषम का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। सम और विषम संख्या आपने पढ़ी होंगी। ऐसी संख्याएं जो आपकी दो से कट जाएंगी वो तो सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। यानी कि आपने पढ़ा होगा सम संख्या और दूसरा पढ़ा होगा विषम संख्या। सम संख्या की परिभाषा है वो सारी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएंगी आपकी। ठीक है, सब कंप्लीटली विभाजित हो जाएंगी वो सम संख्याएं, और जो दो से विभाजित नहीं हो पाएंगी वो विषम संख्याएं। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि m ना कोई भी पूर्णांक है आपका। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में इसने ये दे रखा है कि अलग अलग प्रकार से, एक तो पहला m में दे रखा है। अब देखिए, m पूर्णांक दिया है इसने, तो पूर्णांक आपका सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। मतलब अगर केवल एक पूर्णांक m गिवन है तो हम लोग कंप्लीटली श्योर नहीं है कि m सम भी होगा या विषम होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बनेगा नहीं आपका। m+1, अब जब हमें m के बारे में नहीं पता है तो +1 के बारे में भी कोई आइडिया नहीं होगा। अब यहाँ जाइए, यहाँ दे रखा है आपका 2m, यानी कि 2 × m, 2 की m में मल्टीप्लाई दे रखी है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई है और आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कंप्लीटली कट के m आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वाला नंबर जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और अभी आपने परिभाषा देखी है ऊपर कि अगर कोई नंबर 2 से विभाजित हो जाता है तो वो सम संख्या बनती है आपकी। तो इसका मतलब, लेकिन क्वेश्चन में आपसे तो विषम पूछा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शंस नहीं बनेगा। तो लास्ट में ऑप्शंस क्या बचा आपका, 2m+1। और आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, आपको दिख रहा होगा 2m ना एक प्रकार की सम संख्या है और उसमें एक जुड़ रहा है। तो आप ये याद रखिए कि अगर आप किसी भी सम संख्या में एक जोड़ेंगे या फिर एक घटाएंगे तो वो हमेशा एक विषम संख्या बनेगी। ठीक है। m वहाँ पे कुछ भी हो आपका। अब आप चाहे देख लीजिए, ये दो एक सम संख्या है। ठीक है, इसमें अगर आप एक जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 3, जो कि विषम बन जाएगी आपकी, या फिर दो एक घटा देंगे तो एक बनेगा, ये भी विषम बनेगा। यानी कि अगर किसी सम संख्या में हम एक जोड़ देंगे तो वो विषम बन जाएगा, या एक घटा देंगे तो वो विषम बन जाएगा। और इसका उल्टा, कि अगर किसी एक विषम संख्या हो आपके पास, मान लो 3 है, इसमें अगर आप एक जोड़ देंगे तो ये सम बन जाएगा आपका। ठीक है, एक जोड़ने के बाद इनमें आपस में चेंजिंग हो जाती है आपकी। ठीक है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो एक्चुअल में सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, अच्छा यहाँ देखिए, आप थर्ड वाला देखिए। इस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार हर पार्ट में आपको आएगा ये क्वेश्चन, और ये मेन एग्जाम में भी आएगा, जिसमें आप लोग रैखिक समीकरण के गुणांकों की मदद से उनके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे ये आप लोग, हम लोग जज करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण, दो समीकरण इसने दे रखी है, पहली समीकरण ये रही, दूसरी समीकरण ये रही, संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे। अब देखिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, पिछले मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था। मान के चलिए कि अगर आपके पास दो रेखाएं हैं जिसमें रैखिक समीकरण, जिसमें पहले का समीकरण है a1x प्लस का b1y और प्लस का c1 बराबर 0, ये पहली समीकरण। दूसरी समीकरण a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 बराबर 0, ये दो रैखिक समीकरणें होंगी। इन दोनों के अनुसार आप केवल इनके गुणांकों की मदद से ही आप लोग बता सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट देखिए ये है कि यदि a1/a2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, आप इन्हीं की मदद से आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये मतलब ये है कि अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये वाले कॉन्सेप्ट हैं। अगर पहले दो आपके बराबर नहीं है, ये वाले बराबर नहीं है, तो उस केस में जो रेखाएं रहेंगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि रेखाएं केवल एक बिंदु पे काट के जाएंगी, यही वाला बिंदु पे। यानी कि जो रेखाएं रहेंगी आपकी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी, यानी कि एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। और जब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी तो उन रेखाओं का, जितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं उतने ही सॉल्यूशन बनते हैं, तो उनका केवल एक ही हल मिलेगा वहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाओं पे। कब, जब पहले दो ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, पहला केस। दूसरा केस,
कि मान के चलो कि अब पहले दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो अब तीसरे के ऑप्शंस क्या बचेगा, या तो तीसरा भी इन्हीं के बराबर होगा या फिर तीसरा इनके बराबर नहीं होगा, यही दो ऑप्शंस बचेंगे हमारे पास। मतलब अब सेकंड वाला केस ये है कि अगर तीसरा वाला यानी कि C1/C2 इसके बराबर नहीं है, पहले तो बराबर हैं, अगर बराबर नहीं है तो पहला केस बनेगा, अगर बराबर हैं तो उसके बाद दो केस अलग से बनेंगे आपके, ये आपका दूसरा केस और ये आपका तीसरा केस, जब ये दोनों बराबर और ये तीनों ही बराबर आ जाएंगे आपके। तो इस केस में देखिए पहले तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो अगर हम रेखाओं की बात करें इसका मतलब ये है कि अगर पहली रेखा ये जा रही है तो दूसरी रेखा भी बिल्कुल इजी एज इट इज जाएगी, यानी कि एक्स और वाई के गुणांक का जो अनुपात होगा वो समान होगा, अचर पद का समान होना कोई जरूरी नहीं है। तो इस केस में जब रेखाओं के हर एक बिंदु पे दूरी उनकी समान होगी तो ऐसी रेखाओं को हम लोग समांतर रेखाएं बोलते हैं, यानी कि जब ये केस होगा तो रेखाएं जो होंगी आपकी वो समांतर होंगी आपके। और जब समांतर रेखाएं होंगी तो समांतर रेखा आपको पता है आपको कहीं भी आपको प्रतिच्छेद करती नहीं है, और जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो उनका कोई भी हल नहीं मिलेगा हमें। तो यानी कि इसका ऑप्शन बचेगा कोई हल नहीं, ये कोई से भी रूप में आ सकता है। और बचा तीसरा रूप जिसमें तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, बराबर का मतलब क्या है कि सब कुछ ही बराबर हो गया, सब कुछ बराबर का मतलब है अगर ये पहली रेखा तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर ही है, यानी कि सब कुछ ही बराबर हो गया। और उस केस में जब सब कुछ बराबर हो जाता है रेखाएं कहलाती हैं एक दूसरे के समपाती रेखाएं, यानी कि सम का मतलब एक जैसा, समपाती कहलाती हैं। और जब एक रेखा दूसरे के ऊपर ही है तो हर एक पॉइंट आपका हर एक बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु बन जाएगा आपका, और जब हर एक बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु बन गया तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो अनंत हल मिलेंगे, इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, इन्फाइनाइट यानी कि बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो ये वाला अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, अब आप अपने क्वेश्चन पे पहुंचिए। कॉन्सेप्ट तो ये था, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको के का मान बताना है, ये वाले के का, जब रेखाएं समपाती हों। तो आपको पता है कि समपाती के केस में तीनों बराबर होते हैं अनुपात आपके, तो आप तुलना करिए पहले यहाँ पे, ये पहली समीकरण है। तो ध्यान रखो कि पहले जब हम लोग कभी भी तुलना करते हैं ना तो बराबर में जीरो ला के लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर में जीरो नहीं है, तो पहले इसको हम लोग लेफ्ट में लेके आएंगे, 6x माइनस का KY लेफ्ट में कहिए प्लस का हो जाएगा 16 बराबर 0। अब दोनों रेखाएं हमारी मिल गई। तो आपको पता है कि ये वाला पहली रेखाओं में ये A1 बनेगा और यहाँ पे ये B1 बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि मानक रूप में प्लस में है तो यहाँ माइनस है तो आपका गुणांक माइनस होगा, और ये आपका C1 बनेगा। इसी प्रकार ये आपका A2 बनेगा, ये आपका B2 बनेगा माइनस का K, और ये आपका C2 बनेगा। ठीक है, अब चूंकि रेखा संपाति दे रखी है तो संपाति का केस का मतलब आपको पता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो आप लोग A1/A2 बराबर B1/B2 ये निकालिए। ठीक है, क्योंकि C1/C2 भी इन्हीं के बराबर होगा। तो A1 का मान है आपका 3, A2 का मान है आपका 6 बराबर B1 का मान है आपका -1 और B2 का मान है आपका माइनस का K। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से देखिए 6 दो बार कैंसिल आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K बराबर आ जाएगा यहाँ से 2 आपका। ठीक है, को दिख रहा होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण आपको गिवन है इसके ना मूल समान है। अब देखिए कोई भी द्विघात समीकरण हो इन जनरल, फिर से देखिए मैं जो कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा इसका पूरा। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा, जैसे इसमें किया था मैंने, कि अगर कोई मान के चलो द्विघात समीकरण है आपकी, और द्विघात समीकरण को एक तरीका तो है कि आप उसको सोल्व कर लो यानी कि हल कर लो, चाहे गुणनखंड विधि से करो चाहे श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ, वहाँ से आपको उसके मूल मिल जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे, और उन रूट्स को देख के तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि कैसे रूट आ रहे हैं। एक तरीका और है नेचर ऑफ रूट्स काउंट करने का, कि अगर कोई द्विघात समीकरण आपको गिवन है, ये वाली द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। तो a b c, a गुणांक है x² का, b है x का, और c आपका अचर पद है। तो वहाँ से एक चीज़ निकलती है, एक नंबर जुड़ा रहता है किसी भी द्विघात समीकरण से, जिसको उसका विविक्तर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी गुणांकों से संबंधित रहता है, ये डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, गुणांक रहते हैं इसके, मतलब इस तरीके से संबंधित रहता है, डी बराबर b² माइनस 4ac, इसको विविक्तर बोलते हैं हम लोग। अब इसी विविक्तर पे, यही विविक्तर हमें बता देगा कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कैसे रहेंगे आपके। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। इसके केवल 3 केस होंगे भाई, या तो डी 0 से बड़ा होगा, या डी 0 के बराबर होगा, या डी 0 से छोटा होगा, क्योंकि कोई भी अगर नंबर है वास्तविक संख्या है उनमें से इन तीनों में से कोई सा एक केस तो जरूर होगी वो। तो मान के चलो कि अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में जो मूल रहेंगे
दो प्रकार से रहेंगे, एक तो वास्तविक रहेगा मूल आपका, मतलब आपको एक नंबर दिखेगा, और दूसरे केस में आपके असमान रहेंगे, यानी कि बराबर नहीं रहेंगे, आपके असमान रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। दूसरे केस में जब विविक्तर का मान 0 है तो उस केस में भी मूल वास्तविक ही रहेंगे आपके, लेकिन अब चूंकि विविक्तर 0 के बराबर हो गया, अब मूल यहाँ पे समान हो जाएंगे। समान का मतलब एक जैसे हो जाएंगे, दोनों मूल बराबर हो जाएंगे आपके, ये रहा। और तीसरा केस है जब आपका डी का विविक्तर का मान 0 से छोटा है, तो उस केस में वास्तविक का ऑप्शन नहीं आएगा। उस केस में जो मूल बनेंगे वो आपके काल्पनिक बनेंगे, यानी कि इमेजिनरी बनेंगे, हम उनको निकाल नहीं पाएंगे, तो मूल काल्पनिक। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में ना मूल बराबर दे रखे हैं, आपके मूल समान दे रखे हैं। द्विघात समीकरण है 6x² माइनस 6x प्लस के, 3x² माइनस 3x² माइनस का 6x प्लस का के बराबर 0। अब आप इसकी मानक रूप से तुलना करिए। मानक रूप क्या है आपका, देखिए मानक रूप था आपका b² माइनस ax² प्लस bx प्लस c। तुलना करिए आप इसकी गुणांकों की, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे a बराबर तो डायरेक्टली 3 आ जाएगा, ठीक है। b बराबर x का गुणांक b है, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक -6 है, और c बराबर यहाँ पे k आ गया। आपको क्वेश्चन में मूल बराबर दे रखे, तो मूल बराबर का मतलब विविक्तर का मान क्या होगा, 0। तो यानी कि b² माइनस का 4ac बराबर 0, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4 3 c की वैल्यू k बराबर 0। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, -12k बराबर 0। आपको दिख रहा होगा k बराबर यहाँ से डायरेक्टली आपका 3 आ गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरे पूरे क्वेश्चन का, इसलिए समय लग रहा है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको टोटली, और इन पर क्वेश्चन आएंगे आपके। तो k बराबर आपका इस क्वेश्चन में आंसर आ गया 3 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आ गया, ठीक है। ओके, देखिए अब आप नेक्स्ट में क्या कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअल में कंपटीशंस में भी आते हैं आपके जनरली, कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 7 दे रखी है, तो आपको x² प्लस 1/x² का मान बताना है आपको। अब इसमें देखिए आपको x प्लस 1/x यानी कि दोनों की एक एक घात है, और वैल्यू बतानी दोनों की दो दो घात की। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान के, क्योंकि हमें वर्ग चाहिए, तो दोनों पक्षों का ना वर्ग कर देंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे ही आप वर्क करेंगे तो इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे सारे को b, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो वो बनेगा a² प्लस में b² प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, यानी कि x इंटू 1/x। अब जब वर्ग किया है तो इधर इसका वर्ग कितना हो गया 49, तो यहाँ पे बच गया x² प्लस 1/x² प्लस, आपको दिख रहा होगा ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल प्लस का 2 बचेगा, जो कि उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये बराबर में बचेगा 49 माइनस 2, तो बराबर कितना आ गया आपका 47। आपको x² प्लस 1/x² चाहिए, तो कि कितनी कितनी वैल्यू आ गई आपकी 47। देखिए बड़ा आसानी से हो गया ये। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको क्यूब भी पूछा जाएगा यहाँ पे, यानी कि x की घात 3 प्लस 1/x³ भी पूछा जाएगा। तो उस केस में आप इसका जैसे अभी हमने वर्ग किया है, क्योंकि हमें वर्ग चाहिए था, क्यूब चाहिए, तो यानी कि घात 3 करेंगे हम, a प्लस बी की घात 3 लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से कोई डिपेंड क्वेश्चन है ये। ओके चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं आपके। अब नेक्स्ट वाला बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, इसका आधार दे रखा है बीसी, और इसके समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यानी कि क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि जो बीसी है वो समांतर है पी क्यू के आपके, ठीक है। तो आपको बीपीटी याद होगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसी का रिजल्ट इसमें हम अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पी क्यू, मतलब एक तो ये कंडीशन गिवन है आपकी, गिवन कंडीशन, और दूसरा दे रखा है पी क्यू अनुपात का मतलब भाग होता है बटे बी सी बराबर 1/3, ये दो दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, ए पी बटे में पी बी पूछा है आपसे कि ये क्या होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका। अब देखिए बीपीटी आपकी क्या कहती है कि अगर ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो आप ये वाला, यानी कि ए पी बटे में पी बी, ये बराबर होगा ए क्यू बटे में क्यू सी के। ये बीपीटी कहती है आपकी, याद होगा आपको ठीक है। अब लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे आपको इसका अनुपात पूछा है जो कि इसके बराबर होता है, लेकिन इसका कोई रिलेशन इसमें है नहीं यहाँ पे। तो डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने इनडायरेक्टली रिलेशन बनाएंगे। मतलब कैसे करेंगे, आप एक काम करिए, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है और ये टोटल ट्राइंगल जो है आपका, यानी कि आप लोग अब कंपैरिजन करिए ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी में, तुलना करिए आपस में इनकी। देखिए क्योंकि ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला दोनों संगत कोण बन गए, याद होगा आपको।
और संगत कोण आपको पता है हमेशा बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण दिख रहा होगा, दोनों में कॉमन ही है आपका। तो इसका मतलब ये तीनों आपके जो कोण हैं आपके संगत कोण वो एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब आपके ये दोनों ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर हो गया है ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, सिमिलर हो गया है ये। ठीक है, समरूप त्रिभुज हो गया। अब आपको समरूप त्रिभुज की बारे में पता है कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक तो उनके संगत कोण बराबर जो कि है पहले से, दूसरा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं भाई? इसकी संगत भुजा ए पी, ये इसकी भुजा ए पी है तो उसकी भुजा ए बी बचेगी, टोटल भुजा आपकी बराबर। इसकी ये वाली भुजा क्या है आपकी ए क्यू, और इसकी टोटल भुजा क्या है आपकी ए सी। ये आपके बराबर हो जाएंगे और वो बराबर रहेगा पी क्यू बटे में बी सी के। ठीक है, ये वाला क्लियर है आपको? ठीक है, पी क्यू बटे में बी सी का। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपकी पी क्यू बटे बी सी की 1/3 दे रखी है। ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछी है ए पी बटे पी बी की, तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे ए पी बटे ए बी, इसकी वैल्यू आपकी 1/3 आ गई, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, ओके। अब एक काम करिए, आपको ए पी तो चाहिए ऊपर, तो ए पी तो है, लेकिन नीचे ना आपको पी बी चाहिए। ये वाला ए बी की जगह पी बी लेके आना है आपको, ये वाला पी बी। तो हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लीजिए, पहले इनको पलट दीजिए, यानी कि ए बी बटे में क्या आ जाएगा आपका ए पी बराबर 3 बटे में क्या आ गया आपका 1। ठीक है, अब एक काम करिए, दोनों तरफ से 1 घटा दीजिए आप, तो ए बी बटे ए पी -1 कर दीजिए बराबर 3 - 1, तो राइट साइड में 2 बचेगा। तो इधर एलसीएम आपका ए पी आ गया। ठीक है, ये रहा ए पी आपका आंसर आ गया। तो यहाँ बचेगा ए बी माइनस का ए पी बराबर में 2 बटे में 1 बचेगा। तो ए बी माइनस ए पी, अब देखिए ए बी है आपकी टोटल भुजा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ए पी है ऊपर वाली भुजा। तो ए बी में से जब ए पी घटाएंगे तो पी बी बचेगा आपका, तो ऊपर तो आपका पी बी आ गया और नीचे क्या चल रहा है आपका ए पी बराबर 2/1। तो मिल गया अनुपात। आपको निकालना क्या है, ए पी बट्टे पी बी निकालना है, यानी कि इसका उल्टा उल्टा कर दो अब आप, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये 1/2 बचेगा, यानी कि 1 अनुपात क्या आ जाएगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लोग करेंगे, डायरेक्ट बीपीटी नहीं लगेगी, थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा समान समरूप त्रिभुज वगैरह का यूज़ करके। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोगों। क्लियर हो गया होगा। आपको एक बिंदु दे रखा है, कार्टेशियन ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है 3,4, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे आपका। मान के चलिए ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है आपका। ठीक है, इसकी वाई एक्स से दूरी बतानी है। तो 3,4 आपको दिख रहा है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के हैं, तो लगभग लगभग आपका यहाँ पे आएगा ये 3,4। वाई एक्सिस की दूरी चाहिए, वाई एक्स आपका ये रहा, तो वाई एक्सिस की दूरी का मतलब है कि आपको चाहिए यहाँ इससे वाई एक्स पे लंब डालिए, इस पॉइंट से ये वाली दूरी चाहिए। और चलिए एक्स एक्स वाली भी मैं बता दे रहा हूँ साथ के, एक्स एक्स पे लंब डाला। आपको पता है जब किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं उसका मतलब यही होता है कि जो ये क्षैतिज दूरी रहती है उनकी, ये तो आपकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहती है, और ये ऊर्ध्वाधर दूरी आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहती है। ठीक है, तो अब देख लीजिए दोनों एक्सिस दूरी। अब एक्स एक्स ये है, इससे दूरी तो ये हो गई आपके, यानी कि 4, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्स से दूरी का मतलब ये वाली क्षैतिज दूरी जो कि इसका क्या है एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर वाई एक्स से दूरी पूछिए किसी बिंदु की तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बनेगी, और अगर एक्स एक्स से दूरी पूछिए तो वो उसका वाई कोऑर्डिनेट बनेगी। क्लियर है? ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है आपका, वैल्यू दे रखी है आपको 3 cot A बराबर 4 दे रखा है, तो आपको sec A का मान बताना है। 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, तो आपको sec A चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जरूरी नहीं sec A, मैं बाकी सारे भी पांचों मैंने आपको, आप लोग शायद पढ़ा होगा कि अगर किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात की वैल्यू गिवन है तो उसकी मदद से हम बाकी पांचों की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से आप कोट ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे कितना आएगा दिख रहा होगा आपको 4/3। ठीक, अब 4/3, अब मान के चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री है आपका। अब इसमें देखिए कोट है आपका, दो भुजाओं का अनुपात होता है कोट, आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, साइन ये हो गया आपका, उसके बाद कोस ये दोनों अनुपात, और टैन ये दोनों अनुपात, फिर उल्टा आ जाएगा आपका, मतलब इसमें तो इस तरीके से जाएंगे और इसमें फिर इस तरीके से जाएंगे आपके।
ठीक है। तो कोट बनता है आधार बटे लंब, तो ये ना लगभग लगभग आधार बटे लंब है आपका। और डायरेक्ट एक्चुअल में होता नहीं है, मल्टीपल बनते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 4 और 3 ही हो। तो यहाँ से जब कंपेरिजन करेंगे तो a बराबर 4 और कोई एक फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई आएगी। मान के चलिए 4k आ गया, चलिए k नहीं मान रहे, कुछ और मान ले रहे हैं। मान के चलिए 4a आ गया और l बराबर आएगा 3a, यानी कि a का मतलब आधार, l का मतलब लंब हो गया आपका। तो कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये 4a का वर्ग प्लस में 3a का वर्ग, ये 16a² और ये 9a²। दोनों जब ऐड करेंगे 25a² हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू चली k² की, ठीक है, k²। तो दोनों तरफ का वर्गमूल करेंगे तो k बराबर आएगा आपका 5a, ठीक है, यानी कि ये तो आ गया 5a, ठीक। और आधार आपका ये आ गया 4a और ये आपका 3a आ गया। ये इधर उधर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो भी चाहिए आपको वो निकाल दो। जैसे आपको sec चाहिए, sec आपको पता है कर्ण बटे आधार होता है, कोस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू है 5a और आधार की वैल्यू थी आपकी 4a, तो ऐसे a कट गया तो कितना आ गया आपका 5/4। अब आपको चाहे यहाँ पे साइन नहीं पूछा होता, क्योंकि आप तीनों भुजा निकल गई ना, दो भुजा तो पहले से है, तीसरी हमने निकाल दिया पाइथागोरस की मदद से। तो अब आप जो भी आपको चाहिए उसका अनुपात आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर 5/4 आ गया। 5/4 आपका ये वाला सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की मदद से पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज लिखनी है, जो कि आपने पढ़ी होंगी। 0 डिग्री के लिए पढ़ी होगी, 30 डिग्री के लिए पढ़ी होगी, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, ठीक है। इन्हीं की मदद से क्वेश्चन है आपका। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan² 30 इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो आप tan 30 का मान लिख दीजिए ना, बस सीधा सीधा। आपको पता है tan 30 का मान याद रखना पड़ेगा भाई, 1/√3 होता है। 1 प्लस बाकी सबके मान याद रखने पड़ेंगे आपको, 1/, पूरी टेबल वाली, ठीक है। तो ये आपका 2/√3 अपॉन में 1 प्लस ये 1/3 हो गया, अपॉन 1 लिया हमने। तो ये आपका आएगा 2/√3 अपॉन में 3 एलसीएम आ गया आपका, तो 3 + 1 यानी कि 4 हो गया ये। और उसके बाद ये आपका ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो ऊपर जाकर 2 × 3 बटे नीचे 4 × √3 आएगा। इसको थोड़ा सोल्व करो। अब देखिए √3 से 3 अंडर टाइम कटेगा आपका, यानी कि √3 टाइम, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आपका आ गया √3/2। अब देखो √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शंस में देख लीजिए। साइन 60 है आपका, साइन 60 का मान आपका, साइन 60 आपको पता √3/2 ही होता है। ये हो गया, देखिए टेबल की मदद से ही होगा क्वेश्चन ये। अगर आपको टेबल में वैल्यू नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हर एक एंगल्स की वैल्यू याद करके जाएं, ठीक, और उसको बनाना भी सीख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर खंभे का मतलब है कि जो बिल्कुल इस तरीके से खड़ा हुआ है, कि इसकी जो परछाई है उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाए, तो मान के चलिए कि ये आपका ए बी ऊर्ध्वाधर खंभा है आपका, और यहाँ पे आपका सूरज निकल रहा है। तो आपको पता है जब सूरज पीछे है तो इसकी परछाई लगभग इस तरफ से आएगी, परछाई नीचे जो आएगी आपकी ज़मीन पे यहाँ से इस तरह, क्योंकि सूरज पीछे है ना, तो परछाई इस तरफ आएगी। तो मैंने इसको मिला दिया यहाँ पे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि किसी समय एक ऊर्ध्वाधर खंभे की जो परछाई है उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाए, तो ऊंचाई तो मैंने एच मान ली, तो उसकी परछाई भी फिर एच ही हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि उसकी ऊंचाई के बराबर हो रही है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब इस पॉइंट पे है, सूरज वहाँ है आपका, तो मान के चलिए कोण ये कितना है, उन्नयन कोण आपका थीटा, क्योंकि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि अगर कोण नीचे से बन रहा है, यानी कि देखने वाली वस्तु ऊपर है तो उन्नयन बनेगा। अगर जो कोई वस्तु अगर ऊपर से देख रहा है कोई और नीचे है वस्तु, तो वो अवनमन कोण बनेगा आपका, ठीक है। तो आपको ये थीटा बताना है। आपको दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज में जब बात करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री है, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है आपका, तो ये 90 डिग्री बनता है हमेशा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच में। तो लंब और आधार की बात चल रही है, तो आपको पता है कि tan थीटा ही हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। लंब है इसका h और आधार भी इसका h, तो h से h कैंसिल आउट हो कितना आ गया 1। अब आप देख लीजिए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, याद होगा आपको टेबल की मदद से, tan 45 1 होता है। तो tan थीटा बराबर tan 45, तुलना करिए, थीटा बराबर सीधा सीधा कितना आ गया आपका 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका। क्लियर। ओके, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन दे रखा है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इस तरीके से मान लीजिए कि ये वृत्त है आपका, जिसकी त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर मान लीजिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या जो वाली वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। मान के चलिए कि ये चाप है आपका, ये वाला चाप यहाँ से लेके यहाँ तक APB ये चाप है, और इसके द्वारा बना हुआ कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है।
क्वेश्चन में। तो आपको चाप की लंबाई बतानी है और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये 21 हो गया, ये भी 21 हो गया। ये वाली लंबाई बतानी है आपको APB, ये वाली। अच्छा, इससे तो इसमें आप लोग इस सर्कल की मदद से भी नहीं करेंगे तो भी डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक संबंध होता है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वृत्त के लिए चाप, त्रिज्या और उसकी चाप में, त्रिज्या में और उसके द्वारा बने हुए कोण में एक संबंध होगा। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो याद रख लीजिए। कोण बराबर सर्कल की बात होगी तो ये हमेशा यूज में आएगा आपका सूत्र, कि कोण कोण बराबर जो होता है चाप बटे त्रिज्या होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि कोण आपका ना रेडियन में होना चाहिए। ये कंडीशन है आपकी, रेडियन में होना चाहिए। अब रेडियन कैसे बनाएंगे हम कोण को? देखिए यहाँ पे जैसे कोण दे रखा है आपका, डिग्री में दे रखा है, तो दो कोण के ना आपके डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो डिग्री वाला, जैसे इसमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री में है आपका। एक दूसरा होता है रेडियन में, रेडियन का मतलब पाई के रूप में जो होता है। तो आप बस एक बात याद रख लीजिए, इनका संबंध की जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। बस ये बात याद रखिए, इसी की मदद से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपकी पाई की अगर हम जनरल वैल्यू देखते हैं, आपको याद होगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है, बहुत बार यूज़ की है आपने पाई की वैल्यू। तो इस तरीके से पहले हम लोग डिग्री वाले को ना रेडियन में बदलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री है, तो आप जब डिग्री से रेडियन में बदलेंगे तो हमेशा पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, हमेशा पाई बटे 180 से। जब आप गुणा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू आपकी पाई/3 आ रही है, क्योंकि 60 से 180 3 बार कट जाएगा यहाँ पे कंप्लीटली, तो पाई/3 आ गया आपका, ठीक है। और जैसे ही पाई/3 आया, सूत्र आपके पास है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसमें लगा दीजिए, तो कोण का मान आपका पाई/3 आ गया। चाप की वैल्यू आपको निकालनी है, मान के चलिए L है ये, और त्रिज्या क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3L बराबर आएगा 21 पाई, पाई की वैल्यू लिख दीजिए अगर आपको लिखनी है तो 22/7, ठीक है। तो 7 से ये 21 3 बार कट जाएगा और 3 से ये 3 भी कट जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली L बराबर कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से होगा। ध्यान रखना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका। बस कंडीशन ये है कि कोण आपका रेडियन में होना चाहिए, और रेडियन के लिए रिलेशन ये याद रखिए कि पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 को अगर डिग्री में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करनी पड़ेगी हमें, अगर उल्टा करना है तो 180 बटे पाई से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था आपका इस पर जुड़ा हुआ, ठीक है, इसको पढ़ लेना आराम से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या करा है क्वेश्चन में, एक घड़ी ने मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि घड़ी की सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर आपको, ठीक है। घड़ी देखी होगी आपने, सर्कुलर होती है, वृत्ताकार होती है आपकी, उसकी लंबाई आपको, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, मैं बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली करके बता दे रहा हूँ। घड़ी बना के, घड़ी की सुई है, मैंने एक ये मान लिया मैंने कि ये मेरी घड़ी है आपकी, ठीक, ये घड़ी हो गई। जहाँ पे घड़ी पे, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, 2 4 5 7 8 और 10 और 11, मान के चलिए इस तरीके से घड़ी बनी हुई है, और ये इसका सेंटर है। और यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये इसकी निब है, निब है, और वो भी मान लीजिए 12 पे है, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए कि ये निब आपके 12 पे है यहाँ पे। चलिए, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 मिनट में इसकी लंबाई जो दे रखी है, सुई की लंबाई L बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल घूमेगी। देख लीजिए क्वेश्चन में, 1 मिनट में सुई कितना क्षेत्रफल रचेगी, ठीक है, और मिनट वाली सुई की ही बात चल रही है। अब देखिए, एक बात बताइए मुझे, अगर वो मान के चलिए कंप्लीट राउंड करेगी, यानी कि मिनट वाली सुई यहाँ से चलेगी, इस तरीके से चल के, ऐसे चल के, और यहाँ पहुँचेगी, तो ये अपने सेंटर पे दिख रहा होगा आपको, केंद्र में पूरा 360 डिग्री का कोण घूम जाएगी एक चक्कर में। तो एक चक्कर में कितने मिनट चलेगी वो, या फिर ये मान लीजिए जब वो पूरा चक्कर करती है मिनट वाली सुई, तो वो 60 मिनट चलती है, और 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60 मिनट में जो केंद्र पर बना कोण है वो कितना होगा, केंद्र पर बना कोण, क्योंकि पूरा चक्कर चलेगा 60 मिनट में, तो पूरे चक्कर का कोण सर्किल में 360 डिग्री होता है। तो क्योंकि आपको 1 मिनट का पूछा है, तो आप 1 मिनट का समय निकालिए, तो
1 मिनट में केंद्र पर बना कोण 360, 60 का था आपका, 60 मिनट का, तो आपको दिख रहा होगा 6 डिग्री बनेगा कोण 1 मिनट में। 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा कोण, और आपको ये कोण मिल गया, और जैसे ही ये कोण मिल गया यानी कि थीटा मिल गया आपको यहाँ पे, ये वाला थीटा, और उसकी जो लंबाई है मतलब वो एक्चुअल में त्रिज्याई होती है उसकी, क्योंकि सर्कुलर पाथ की त्रिज्याई होती है, तो उसके द्वारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा होगा, घूमा गया क्षेत्रफल बराबर पाई अपॉन 360 गुणा में, सॉरी पाई अपॉन 360 नहीं, थीटा अपॉन 360, सॉरी थीटा अपॉन 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। पाई का मतलब 6 डिग्री बटे में 360 गुणा, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और आर की वैल्यू आपको पता है 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है। जो भी लंबाई होती है वह त्रिज्या बन जाती है आपकी। तो ये इससे देखिए कितने टाइम जाएगा, 60 टाइम जाएगा इससे। ठीक है, तो ये बनेगा 1/60 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा में 14। ठीक है, तो 7 इससे 2 बार कट जाएगा, और 2 से ये 30 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये भी अभी दिख रहा होगा 2 से कट जाएगा, तो ये 15 बार और ये 7 बार, तो ऊपर आ गया 22 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ जाएगा आपका, और बटे में 15 आएगा। ठीक है, अब आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा पॉइंट्स में वही आपका यहाँ पे इसका द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा 10 पॉइंट समथिंग ही आएगा, और इसमें ऑप्शंस में भी दे रखा है, तो आपको कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो जब आप 154 में 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 4 नहीं जाएगी डिवाइड, तो पॉइंट लगाया हम लोगों ने। ठीक, तो 10.26 या 10.3 के आसपास आ जाएगी। तो 10.3 जो भी ऑप्शन दे रखा हो, यहाँ 10.26 ही दे रखा है आपको, तो परफेक्ट आंसर ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर, 10 सेंटीमीटर कोर का मतलब है कि उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है और घनाकार लकड़ी है आपकी, अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है, तो शंकु का आयतन होगा, यानी कि देखिए आपका शंकु बनाया गया है घन से काट के, तो अगर मान के चलिए घन का नीचे वाला फलक आपका इस तरीके से हो, 3D में अगर मैं आपको डिनोट करूँ यहाँ पे, घन का ये नीचे वाला हिस्सा मान लीजिए ये इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे ऐसे, और शंकु जब बनेगा तो मोस्टली वो इसी तरीके से बनेगा शंकु आपका, इस तरीके से ही बनेगा शंकु नीचे वाले फलक पे, ये रहा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये 3D में बनेगा शेप आपकी, तो ये ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, जितनी उसकी हाइट है ये वाली, यानी कि जो भी उसकी आपके नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो शंकु का नीचे सर्कुलर पार्ट रहेगा, उसका जो व्यास रहेगा वो जो भी घन की लंबाई है उसी के बराबर रहेगी व्यास में, और जो शंकु की हाइट है वो आपके घन की भुजा के बराबर ही रहेगी यहाँ पे। दोनों चीज़ें, क्योंकि घन के अंदर ही है ना मैक्सिमम हाइट का, एक शंकु बनाना है आपको, तो व्यास मैक्सिमम उतना हो सकता है जितना घन की भुजा है, क्योंकि घन से बाहर तो जाएगा नहीं वो। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपका शंकु बनेगा, शंकु का जो व्यास आएगा वो घन की भुजा के बराबर आएगा, जो घन की भुजा बनेगी, और घन की भुजा दे कितनी रखी है क्वेश्चन में आपको, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपको पता है इसकी आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई आएगी वो उतनी आएगी जितनी आपके घन की ऊंचाई है, यानी कि 10 सेंटीमीटर ही ऊंचाई उसकी मैक्सिमम आएगी, उससे बाहर जाएगा नहीं ना, इसीलिए। तो अब आप निकाल दीजिए, इसका आयतन निकालना है आपको, तो आयतन आपको पता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है आपका, तो 1/3 पाई, आर की वैल्यू 5 दे रखी है और एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना भाई, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन है सिर्फ, मैं मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको ये 250 पाई अपॉन में 3 आएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू 3.14 होती है, 22/7 लिख लो, उसके बाद इन्हीं में से कोई सा ऑप्शन आपका बनेगा, कंप्लीटली बनेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखा है, तो आई होप इसको आप क्लियर कर लेना। ठीक है, समय ज़्यादा भी लग रहा है हमें, थोड़े और भी क्वेश्चंस करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास n प्रेक्षण का माध्य x बार दे रखा है, यानी कि n आपके पास कोई डेटा दे रखा है जिनका माध्य x बार दे रखा है। तो माध्य का सूत्र आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, पता भी होगा आपको, माध्य बराबर होता है आपका कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल योग बटे में कुल संख्या, ये होता है माध्य आपका। ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है ये। ओके,
उसके बाद माध्य यानी कि x बार दे रखा है, तो यहाँ पे कुल योग आ जाएगा, और कुल संख्या कितनी दे रखी है आपको, n दे रखी है। तो यहाँ से अगर आप कुल योग निकालना चाहेंगे तो n इंटू एक्स बार हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण को एक a से बढ़ा दिया जाए, यानी कि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, कहने का मतलब ये है, देखिए कि आपके पास मान के चलिए कि x1 x2 x3 और अप टू xn, ये टोटल प्रेक्षण दे रखे थे आपके, जिनका माध्य आपको x बार दे रखा है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन सब में ना a बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ से देखिए कुल योग, देखिए कुल योग का मतलब है इन सबको आप जोड़ दो, तो यानी कि x1 प्लस x2 और प्लस अप टू xn, इन सब की वैल्यू n इंटू एक्स बार के बराबर है। अभी कह रहा है कि हर एक प्रेक्षण में ना a जोड़ दिया जाए, यानी कि x1 को x1 प्लस a कर दिया जाए, x2 को x2 प्लस a कर दिया जाए, x3 को भी x3 प्लस a, इसी तरीके से बीच वालों को भी और लास्ट वाले को xn प्लस a कर दिया जाए। तो ये कह रहा है कि नया माध्य क्या होगा, यानी कि हर किसी में ना a बढ़ा दिया हमने। अब देखो जब आप इनको जोड़ेंगे यानी कि कुल योग निकालेंगे, आप इनका कुल योग निकालेंगे तो a ना सभी में अलग अलग दिख रहा है, मतलब प्लस करेंगे जब आप इन सबको, तो ये रहा। तो जैसे ही आप लोग प्लस करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस xn, इसको तो आप अलग लिख लो, मतलब ये x1 ये x2 ये x3 जोड़ रहे हैं ना सब, और क्योंकि आपको पता सभी का a है ये, तो a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, और कितनी बार आएगा, क्योंकि टोटल n है ना आपके, तो n टाइम्स आएगा a आपका, n a आपका जुड़ के, ठीक है, ये कुल योग बनेगा आपका। तो ये तो वही है जो कुल योग आपका यहाँ पे ये आ रहा है एन एक्स बार, यही कुल योग है आपका, ठीक है, जो यहाँ पे बन रहा है आपका कुल योग। और प्लस में आपको दिख रहा होगा कि जब आपने ये जोड़ा है ए को एन टाइम जोड़ेंगे, यानी कि किसी संख्या को किसी एक संख्या, मान के चलिए 10 को हमें 5 बार जोड़ना है, तो या तो एक काम करिए 10 को 5 बार जोड़ लीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10, नहीं तो 10 की 5 से गुणा कर दीजिए, बात वही रहेगी। तो ए को जब एन टाइम जोड़ना है तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया हमें, तो हमारा कुल योग बन गया एक्स बार प्लस में ए आ गया आपका। तो आज जब यहाँ से हम लोग इसका नया माध्य निकालेंगे तो माध्य का सूत्र वही होता है, कुल पदों का योग यही है आपका, और कुल पदों की संख्या आपको दिख रही है n है यहाँ पे, तो n से n कट जाएगा, तो नया माध्य आएगा x बार प्लस a, यानी कि जो भी नंबर हमने जोड़ा है ना सभी माध्यों में, वही प्लस में जुड़ के आ जाएगा नए बार में आपका, यानी कि ऑप्शन आपका ये आएगा। ये है आपका कुल योग निकालने के, ठीक है, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रखा है शांत और अशांत दशमलव की बात चल रही है यहाँ पे। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है शांत और अशांत दशमलव वाली, क्योंकि शांत का मतलब है कि एक स्टेज पे जाके दशमलव रुक जाएगा। आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, प्रमेय ये है कि अगर आपको मान के चलिए कि कोई भी परिमेय संख्या दे रखी है p बाई क्यू, अगर इस p बाई क्यू इस रूप में है, ठीक, तब वो हमेशा शांत रहेगी, वरना हमेशा कैसी रहेगी, अशांत रहेगी। मतलब उसका जो हर होगा उसका गुणनखंड या तो 2 आना चाहिए अकेला, या फिर अकेला 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 का मिक्स आना चाहिए। इनके अलावा अगर कोई उसका गुणनखंड आएगा तो वो संख्या हमेशा अशांत रहने वाली है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि जो नीचे हर संख्या दे रखी हैं ये वाली, इनमें से देखना है कि कौन से का जो हर है उसमें केवल 2 और 5 ही गुणनखंड के रूप में आ रहा है। अगर कोई ऐसा है जिसमें उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो संख्या फिर शांत नहीं रह पाएगी। जैसे आपको दिख रहा है कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती आपकी, क्योंकि ये नीचे 17 है आपका, और 17 आपका कभी भी एक अभाज्य संख्या 17 आपका, ठीक है। इसमें देखिए इसमें 7 आ रहा है तो ये भी नहीं बन पाएगी आपकी, ठीक। उसके बाद इसमें ये 210 है आपका। अब 210 को देखो, 210 के गुणनखंड जब आप करोगे, 2 से काटो इसको, ठीक। उसके बाद अब इसको 2 से नहीं कटेगा ये, उसके बाद किस चीज़ से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाए, 3 से काट के देखो, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 3 आ गया ना गुणनखंड, तो इसका मतलब ये भी नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको केवल 2 और 5 चाहिए। तो एक तो यही ऑप्शन बचा 3125, और आप देख भी सकते हैं जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर केवल 5 ही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। तो ये वाली जो संख्या है आपकी, ये वाली संख्या आपकी शांत दशमलव रहेगी, ठीक है, और बाकी तीनों सारी अशांत रहेंगी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आएगा इस पर भी। नेक्स्ट में देखिए, अब इसमें आपसे पूछ रहा है सभी समीकरण रेखायुग्म का हल होगा, अद्वितीय, अनेक, कोई हल नहीं, केवल 2 हल। अभी मैंने पीछे ऊपर ऊपर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जिसमें हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने होते हैं। यही देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, कहाँ दिखाया था मैंने,
देखिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था अभी मैंने यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चंस में, जब हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर ये 3 किया था, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया था A1/A2 का। तीनों प्रूफ बताए थे मैंने आपको कि अगर तीनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर है तो वो उस केस में अनंत सोल्यूशन, अगर पहले दो में से कोई से बराबर नहीं है तो आपका यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय सोल्यूशन, और अगर पहले दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, केवल A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है। तो आपको दिख रहा है A1 का मान यहाँ पे ये हो जाएगा, एक्स का गुणक 1 है, A2 का मान ये, और सॉरी A1 B1 का मान है, सॉरी ये आपका बन गया B1 की वैल्यू और ये आपकी C1 की वैल्यू। इसी प्रकार ये आपका A2 आएगा, ये आपका B2 आएगा और ये आपका C2 आएगा। अनुपात निकालिए, A1 का मान 1 है, A2 का मान 2 है, तो इनका अनुपात तो ये आ गया A1/A2। जब आप B1/B2 करेंगे तो 3/6, तो आपको दिख रहा है ये भी 1/2 यानी कि इसी के बराबर आ गया। और जब C1/C2 करेंगे तो दिख रहा होगा ये इनके बराबर नहीं है आपका, तो यानी कि पहले दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो आपने देखा होगा कि अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो अनंत सोल्यूशन, अगर दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो उस केस में कोई भी सोल्यूशन आपका नहीं मिलेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये आपको द्विघात समीकरण से संबंधित दे रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 हो तो वहां से आपको x का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद केवल सोल्व करना है द्विघात समीकरण। 1/x² + 6 बराबर 1/10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x² + 6 बराबर आपका सीधा सीधा 10 आ गया। तो x² बराबर 10 - 6 कितना आ गया आपका 4, वर्गमूल कर दीजिए दोनों तरफ का। x बराबर आएगा आपका यहाँ से, आपको पता है, देखिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि अगर x² बराबर 4 आ गया, यहाँ पे दो केस मिलेंगे आपको, एक तो x बराबर कहीं ना कहीं से √4 मिलेगा और एक x² बराबर 4 मिलेगा। तो ध्यान रखना हमेशा सॉल्यूशंस में जब हम करेंगे तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन +-2 आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन केवल x बराबर +2 आएगा, क्योंकि वर्गमूल हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देता है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर x² बराबर 4 है जैसे इस केस में तो +-2 आएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ये बनेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं से ये आ जाए √4 तो यहाँ केवल और केवल माइनस वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ध्यान रखना है, x बराबर +2 आएगा बस यहाँ पे। ये बात आपको स्पष्ट रखनी है, बहुत जगह यूज हो सकती है ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में समरूप त्रिभुजों के बारे में बात कर रखी है। चित्र में ना आपको देखिए, पढ़िए इसको, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक तो ट्राइंगल AHK है, तो AHK को मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दे रहा हूँ, ये A है तो H आपका ये रहा, K ये रहा, तो ये तो AHK बन गया आपका। और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है इसने ABC, तो A ये रहा और B ये रहा और C ये रहा। ठीक है, ये है आपका ABC। दोनों ट्राइंगल्स मैंने अलग कलर में कर दिए हैं। क्वेश्चन में दोनों समरूप दे रखे हैं, यानी कि ट्राइंगल AHK समरूप दे रखा है ट्राइंगल ABC। अब आप देखिए कोरस्पोंडिंग शीर्ष देखिए, इनके संगत शीर्ष। ठीक, आपको पता होगा कि जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी एक तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समानुपाती होती हैं। तो संगत शीर्ष ढूंढिए पहले। A के संगत शीर्ष आपको दिख रहा होगा A ही है यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। H के संगत शीर्ष आपको B दिख रहा होगा यहाँ पे, और K के संगत शीर्ष आपको C दिख रहा होगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको AK भुजा दे रखी है, BC भुजा दे रखी है, H की भुजा दे रखी है और AC आपसे पूछी है। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, अगर समरूप है त्रिभुज तो उनका भुजाओं का अनुपात समान होगा। यानी कि संगत भुजाएं लीजिए, ये वाली भुजा इसकी AH है, ठीक है, AH, तो AH के संगत भुजा आपकी AB बैठेगी, बराबर दूसरी भुजा H के लीजिए, बाद के दो, तो बाद के दो इसमें BC हैं, तो H के बटे में BC, और पहला AK, तीसरा पहला और तीसरा लीजिए AK, तो इसमें बैठेगा AC। तो ये हमेशा बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। अब आप देख लीजिए किस 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 की वैल्यू दे रखी है। AK दे रखा है यानी कि ये दे रखा है आपको, BC दे रखा है यानी कि ये दे रखा है आपको, HK दे रखा है यानी कि ये दे रखा है आपको, और AC आपसे पूछा है, इसका मतलब आपको बाद के दो लेने हैं, मतलब आपको केवल और केवल इन दोनों से ही काम चलाना है आपका ये वाला। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपको HK की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 7, और BC की वैल्यू दे रखी है 3.5, AK की वैल्यू दे रखी है 10, और AC की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आपको दिख रहा होगा पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी ऊपर, तो ये 35 हो गया। 35 से 70 देखिए दो बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2AC बराबर 10 आएगा, तो AC बराबर 10/2, 10/2 का मतलब कितना 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये आपका विकल्प बन गया, क्लियर हो गया होगा। केवल समरूप त्रिभुजों पे डिपेंड था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
निर्देशांक ज्यामिति से दे रखा है आपको 2 बिंदु दे रखे हैं और उनका मध्य बिंदु भी दे रखा है आपका अल्फा के रूप में, तो वहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको क्वेश्चंस में। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 2 बिंदुओं Q और R, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। तो मान के चलिए कि Q यहाँ पे है और R यहाँ पे है। Q ये हो गया और R यहाँ पे ये हो गया। इसके निर्देशांक है आपके -6,5 और इसके निर्देशांक है आपके -2,3 दे रखे हैं आपको। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु मान के चलिए ये है आपका P, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं α/3,4 दे रखे हैं। आपको ना अल्फा का मान ज्ञात करना है, अल्फा का मान होगा। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि मान के चलिए कि अगर आपके 2 हैं बिंदु जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, तो वहाँ से अगर आप इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालोगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बनते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस में y2/2, ये बनते हैं आपके। तो यहाँ से अगर आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो मध्य बिंदु, एक तो मध्य बिंदु पहले से क्वेश्चन में दे रखे हैं और एक मध्य बिंदु आप लोग वैसे निकाल सकते हैं x1 y1, क्योंकि दोनों बिंदु, तो x1 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू +5, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा 3 है। तो अप्लाई करिए, तो -6 प्लस -2/2 और यहाँ पे है 5 प्लस 3/2, ये रहा। तो ये आपको दिख रहा हो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये -8/2 आएगा, यानी कि -4 आएगा और ये +4, यानी कि ये मध्य बिंदु बनेंगे आपके। और लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही मध्य बिंदु ये दे रखे हैं, आपको दिख रहा होगा ये वाला कोऑर्डिनेट तो बराबर है। तो जब 2 मध्य बिंदु हो नहीं सकते 2 बिंदुओं के, तो इसका मतलब इस वाले बिंदु को इसी के बराबर होना पड़ेगा, यानी कि α/3,4 को -4,4 के ही बराबर होना पड़ेगा। अब 2 बिंदु अगर बराबर हैं तो ये कभी तभी बराबर होते हैं जब x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो और y कोऑर्डिनेट y के बराबर। तो y कोऑर्डिनेट तो पहले से ही बराबर है, इसका x कोऑर्डिनेट α/3 है और इसका x कोऑर्डिनेट -4 है, बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिख रहा होगा अल्फा बराबर आपका -12 आ गया यहाँ पे। ठीक, और ऑप्शंस में देख लीजिए कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था आपका। ठीक, ओके, चलिए लास्ट इसको लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसको हमने इसी तरीके का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना। उसमें आपका नंबर दे रखे थे, यहाँ पे जनरल क्वेश्चन दे रखा है, tan थीटा का मान दे रखा है a/b और आपको वैल्यू बतानी है b sin थीटा माइनस का a cos थीटा बटे में b sin थीटा और प्लस का a cos थीटा। आप एक काम करिए, थोड़ा सा b को ना राइट में ले जाइए, आपको दिख रहा होगा b tan थीटा का मान यहाँ किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चंस में आपको मान दे रखा है tan के रूप में, लेकिन आपको जिसका मान पूछा है वो साइन कोस में है। तो जब साइन कोस का tan बनाना हो तो आपको पता है कि जो tan थीटा का मान है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। मतलब अगर साइन थीटा कहीं आपको दे रखा है, अगर कोस से मैं भाग कर दूं तो मेरा tan बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा है, तो अगर मैं कोस से भाग कर दूंगा तो tan बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, और यहाँ का कोस खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंश व हर में कोस थीटा से भाग देने पर, कोस थीटा से भाग दो यहाँ पे अंश और हर में, तो b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा बटे में कोस थीटा, अंश में भाग दे दिया। सिमिलरली नीचे b साइन थीटा प्लस का a कोस थीटा और बटे में कोस थीटा भाग दे दिया। ठीक, अब इनको सेपरेट करिए, जब यहाँ पे कोस थीटा है तो इसके बटे में भी आएगा और इसके बटे में भी आएगा, अलग अलग कर दीजिए इसको। तो इसके बटे में आके b साइन थीटा बटे में कोस थीटा बचेगा, माइनस यहाँ पे a कोस थीटा बटे में कोस थीटा बचेगा। ठीक है, उसके बाद बटे अलग अलग करिए, यहाँ भी b साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस में a कोस थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा यहाँ पे कितना आ गया भाई, अभी बताया था tan आ गया, तो ये बनेगा b tan थीटा माइनस यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो केवल माइनस ये बचेगा नीचे। सिमिलरली ये भी क्या बन गया आपका tan थीटा, तो ये आएगा आपका b tan थीटा और प्लस में केवल a आएगा। तो अब b tan थीटा का मान ऊपर से रिप्लेस कर दीजिए, जो कि किसके बराबर है, a के बराबर। तो ये आएगा a माइनस a बटे में a प्लस a, तो a माइनस a कितना हो गया 0 बटे में 2a, तो ऊपर 0 है तो सारा ही 0 हो जाएगा आपका। तो ये 0 आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका 4 आएगा। क्लियर, चलिए हमारा कंप्लीट हो चुका है अब ये वाला विकल्प वाला पार्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप लोग इसको कंप्लीटली देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। ओके, थैंक यू।